Morning, all of you. In a present class, we talk about tensile test diagram. That means we study today the tensile test diagram. Tensile test diagram. As you can see, the behavior of ductile material. Suppose आप assume कर लीजिए कि steel है, and when it is subjected to increased tensile load is studied by testing this specimen in a tensile testing machine. सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कोई डक्टाइल मटेरियल है, स्टील है, आपको उसकी बिहेवियर की स्टडी करनी है, ठीक है, बाय द इंक्रीज टेंसाइल लोड. तो इसको हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को? इन अ UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. इट्स फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. से आप अपने मॉस लैब में देख सकते हैं. ये हम क्यों कर रहे हैं? टू स्टडी द बिहेवियर. ये हम क्यों कर रहे हैं? टू स्टडी द बिहेवियर of any specimen subjected to tensile लोड. अब इसका मतलब क्या? आपके पास एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन की आपकी जो डायमेंशन होगी वो स्टैंडर्डाइज होगी. देखेंगे कि हम उसकी कैसे डायमेंशन लेते हैं, डायमीटर्स किस तरह से लेते हैं, और जो उसकी गेज लेंथ है जिसमें हमें उसकी डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व करनी है, वो से हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अब इसमें हमें एक प्लॉट मिलता है फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग कंस्टिट्यूटिव रिलेशन बोलते हैं. तो इस डायग्राम में हम डिफरेंट की पॉइंट्स देखेंगे जहाँ से आपकी जो मटेरियल की जो बिहेवियर है वो इम्पॉर्टेंट रहती है फ्रॉम द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपकी स्पेसिमेन है टेस्ट करने के लिए उसकी स्टैंडर्ड साइज किस तरह से रहती है. ओके, suppose I make a photo. Okay, suppose this is here in this case, this is your sorry, कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे. सपोज कर लीजिए कि ये आपकी स्पेसिमेन है, ठीक है. अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो है आपकी सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, और इसकी डायमीटर आपकी D है, ये आपकी डायमीटर है. ओके, अब ये जो है इसकी आपकी गेज लेंथ है. आप इसको ये आपको यहाँ समझना है कि क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है, आपकी सर्कुलर है, सर्कुलर है. ये जो सिलिंड्रिकल है इसकी शेप है, ठीक है. तो अब इसके इंड्स पे आप एक टेंसाइल लोड F लगा रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर आप इसमें क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है. तो जो इसकी स्टैंडर्ड है फ्रॉम द गेज लेंथ जो होगी फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 5.65 स्क्वायर रूट ऑफ A. यहाँ जो A है ये है आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया. इन द केस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हम डायमीटर के टर्म में अगर डायमीटर D है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, तो जो गेज लेंथ लेते हैं वो 5D है. अगर आपकी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है तो आपको एक हमारे पास इंपेरिकल रिलेशन है दैट इज़ 5.65 स्क्वायर रूट ऑफ A, जहाँ A जो होती है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है. अब ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है? जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं होता है. मे बी वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, मे बी स्क्वायर हो सकता है, मे बी ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है. अब
ये जो आपकी स्पेसिमेन है इसको हम लोग यूटीएम में टाइटली ग्रिप करते हैं और इस तरह से ग्रिप करते हैं कि इसमें लूज नहीं रहे, और जो लोड है उसके ये देखिए इसके एक्सिस के अलोंग लग रहा है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आप लोड इसके एक्सिस के अलोंग नहीं लगाएंगे तो इसमें अगर एक्सिस के अलोंग नहीं लगाएंगे तो इसमें अपार्ट फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेस बेंडिंग का इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स अगर लोड में किसी तरह की इसेंट्रिसिटी हो गई तो वो आपकी इवनली टेंसाइल टेस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये हम टेंसाइल टेस्ट क्यों कर रहे हैं? टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू एन टेंसाइल लोड। ठीक है, अब इसको हमने फिक्स कर दिया आपने यूटीएम में और आपने लोड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें एक स्ट्रेस और स्ट्रेन की वेरिएशन का एक प्लॉट मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग और ये जो प्लॉट है उस मशीन के ग्राफ पेपर पे ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाती है, तो उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम उसका एक टिपिकल प्लॉट देख लें कि किस तरह से टिपिकल प्लॉट ऑब्टेंड होती है, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व मिल गई आपको। यहाँ हम वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस को रख रहे हैं, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, अब हमने इसको, अब ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन सा उठता है कि स्ट्रेन हमेशा लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटल एक्सिस में क्यों आप प्लॉट कर रहे हैं और स्ट्रेस को आप हमेशा वर्टिकल एक्सिस में क्यों रखते हैं। स्ट्रेन जो है मोर और लेस एक तरह की इंडिपेंडेंट फेनोमेना है, इंडिपेंडेंट फेनोमेना है। और आपको पता है कि अगर आपको कोई इंडिपेंडेंट फेनोमेना रखना है तो वो आप इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखते हैं। देन यू कैन से स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। कहने का मतलब है कि स्ट्रेन इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है विदाउट स्ट्रेस, लेकिन अगर स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेन होगी, ये बात आपको समझनी है। अब इस पे आपने लोड ग्रेजुअली अप्लाई करना स्टार्ट किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्ड हम क्यों इम्फेसिस कर रहे हैं ग्रेजुअली, कि आपको कोई भी लोड यहाँ सडन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ग्रेजुअली। सपोज कर लीजिए कि आपने लोड दिया 1 किलो न्यूटन का, फिर आपको देना है 1.5 किलो न्यूटन का, मतलब आपको सडनली लोड को इंक्रीज नहीं करना है। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट दिस ग्रेजुअल लोड। यहाँ जो पहला की पॉइंट्स है वो पॉइंट P है। इसका मतलब क्या होता है कि अप टू दिस पॉइंट P फ्रॉम O द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट मीन्स रिलेशन आपकी क्या होगी? लीनियर होगी। ये रिलेशन क्या होगी यहाँ पे? लीनियर होगी। कहाँ से कहाँ तक लीनियर होगी? फ्रॉम पॉइंट O टू P। ये आपकी रिलेशन क्या होगी? लीनियर होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इस O टू P में हुक्स लॉ को अप्लाई करना चाहें तो ये सबसे बेस्ट रीजन होता है हुक्स लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? P को प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, अब आपने फिर से फर्दर लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट जो आपकी की पॉइंट आएगी वो आपकी लिमिट, इलास्टिक लिमिट आएगी। यहाँ पे हुक्स लॉ को आइडियली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अप टू दिस पॉइंट फ्रॉम O, अगर इस पॉइंट पे भी अगर आपने लोड को रिमूव कर दिया तो ये जो आपकी स्पेसिमेन है वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी, मतलब उसमें किसी तरह का स्ट्रेन नहीं रहेगा। तो चूंकि बहुत सारे मटेरियल में ये दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज रहते हैं, आप परफेक्टली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट P कहाँ है और E कहाँ है। तो इसलिए हम लोग इन द लिमिटिंग सेंस अप टू द पॉइंट E तक, मतलब इलास्टिक लिमिट तक हम लोग हुक्स लॉ को अप्लाई कर लेते हैं इन द डिज़ाइन, फॉर द डिज़ाइन पर्पस। ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि पॉइंट P है जो प्रोपोर्शनल लिमिट है। इस पॉइंट तक जो स्ट्रेस है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब जो आपकी कर्व है वो क्या है? आपकी लीनियर है। फिर उसके बाद आपने लोड फिर से ग्रेजुअली बढ़ाया तो आपको पॉइंट E मिल गया। अब ये जो E पॉइंट है ये आपकी क्या है? इलास्टिक है। इसका मतलब इलास्टिक क्या होता है कि ऑन द रिमूवल ऑफ लोड द बॉडी रिगेन इज ओरिजिनल शेप एंड साइज। दैट मीन्स वाट एवर द स्ट्रेन, अब जो यहाँ स्ट्रेन आपको मिल रहा था, ये इस पार्ट में जो स्ट्रेन मिला,
वो आपकी क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। अब अगर इसके बाद बॉडी में एक इल्डिंग का फेनोमेना होता है। अगर आप इल्डिंग को देखें तो इल्डिंग का प्रैक्टिकल मतलब ये होता है कि एक्सटेंशन एट कांस्टेंट लोड। चूंकि ये टेंसाइल है इसलिए हम एक्सटेंशन कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि एक्चुअल में एक पॉइंट आता है, फिर वो सडनली ड्रॉप कर जाता है। आप इसे इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक बॉसिंगर इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो आप मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे, कि जैसे ही वो इल्ड को रीच करता है वो सडनली ड्रॉप होता है, और फ्रॉम वाई टू वाई डैश, सॉरी वाई प्राइम टू वाई डबल प्राइम, एक कांस्टेंट लोड पे, मोर और लेस एक कांस्टेंट लोड पे इसकी एक्सटेंशन रहती है। तो इस रीजन को हम लोग यील्डिंग बोलते हैं। मतलब इस रीजन में बिना कोई लोड अप्लाई किए भी उसमें डिफॉर्मेशन, देखिए आपको एक्सटेंशन आ रहा है, मोर और लेस कांस्टेंट लोड। अब इसके बाद ऐसा आप कह सकते हैं, इसके बाद अगर आपको इसमें डिफॉर्मेशन करना है तो यू हैव टू अप्लाई द हायर लोड। अब इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन में इंटर करता है, और एक पॉइंट यू आती है जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, और उसके बाद बॉडी में नेकिंग का फॉर्मेशन होता है जहाँ बॉडी रप्चर या फेल कर जाती है। यहाँ जो भी स्ट्रेस की कैलकुलेशन है, या जो भी ये डायग्राम में आपको ये जो सॉलिड रीजन दिख रहा है, इस रीजन में जो पॉइंट यू जो भी स्ट्रेस कैलकुलेशन है वो ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बेस्ड है। मतलब इंस्टैंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये बेस्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्ट्रेन आपको मिलेगी फ्रॉम ओ टू यू, वो मोर और लेस 100 टाइम्स होती है फ्रॉम ओ टू पी या ओ टू ई, यू कैन से। ठीक है, तो 4 पॉइंट हैं आपके: प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और रप्चर स्ट्रेंथ। अब एक इसमें जो फेनोमेना जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे ये आपकी मटेरियल फेल करती है, उसे हम लोग बोलते हैं नेकिंग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेकिंग। ओके, अगर हम नेकिंग परफॉर्म देखें, अब इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद अब आपको पता है कि आप सपोज कर लीजिए कि आप अपनी बॉडी को ही देख लीजिए, जो सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन है आपकी, वो आपकी नेक के पास है। तो ये जो जब फेल स्टार्ट होना होता है तो बॉडी में एक नेक का नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से मतलब उसकी एरिया जो है वो रिड्यूस्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फाइनली वो फ्रैक्चर कर जाता है। ठीक है, फाइनली वो फ्रैक्चर कर जाता है। ये आपकी नेकिंग है। ठीक है, तो पिछले डायग्राम में अगर आप देखें तो जो भी हमारी कैलकुलेशन है, जो ये आपको सॉलिड वाली रीजन मिली है, ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बेस्ड है। मतलब जब आपकी इसलिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो रप्चर स्ट्रेंथ से कम है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि आप जो एरिया ले रहे हैं हमेशा इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं या ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, आप इंस्टैंटेनियस एरिया नहीं ले रहे हैं। तो ये जो कर्व है ये नॉमिनल स्ट्रेस की कर्व है। ये किसकी कर्व है? नॉमिनल स्ट्रेस की। ये जो कर्व है किसकी है? नॉमिनल स्ट्रेस की कर्व है। इसी को हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी डॉटेड लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आपकी दिख रही है, ये इंस्टेंटेनियस या जो एरिया उस लोड के लगने के बाद जो उस इंस्टेंट पे बन रही है वो उस पे बेस्ड है। मतलब जो रिड्यूस्ड एरिया आप कह सकते हैं। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, जब वो रप्चर हो रहा था तो उसमें नेक का फॉर्मेशन आ रहा होगा। तो देखिए जब नेक की फॉर्मेशन आएगी तो उसकी एरिया रिड्यूस्ड करेगी। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो देखिए ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग दिस आर है, ये वाली जो पॉइंट है। ठीक है, तो जो हमारी पूरी इसमें जो एनालिसिस है वो सारी ओरिजिनल एरिया पे बेस्ड है। आपको अब ये एक्चुअल कर्व की स्टडी नहीं करनी है।
ठीक है। अब किसी किसी मटेरियल में यील्डिंग के पॉइंट को आप देख नहीं पाएंगे इजीली, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, लाइक सपोज कर लीजिए कि आप एल्युमिनियम की टेस्टिंग कर रहे हैं इन अ टेंसाइल टेस्ट मशीन, तो उसमें आप यील्ड के पॉइंट को देख नहीं पाते हैं। तो उसमें एक हमारे पास एक एम्पेरिकल मेथड है जिस केस में हम लोग उसकी क्या बोलते हैं कि उसकी यील्ड स्ट्रेस निकाल, जिससे हम लोग प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि 0.2% ऑफ स्ट्रेन, ओके, की एक लाइन बनाते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग इस अब पॉइंट ओ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और 0.2% स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग इस टेंजेंट के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जहां वो उस कर्व को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आती है उसे हम लोग प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। और यही जो प्रूफ स्ट्रेस है उसके यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होती है। ये जो एक्सरसाइज है हम उस केस में करते हैं जहां आपको टेंसाइल स्ट्रेस डायग्राम में प्रॉपर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रेन के बेस्ड पे हम मटेरियल की कैटेगरी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब एक ऐसा कहा गया है कि अगर 5% इलोंगेशन है या उससे ज़्यादा है तो जो आपकी मटेरियल है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। इसको इलास्टिक आप इसे नहीं कह सकते हैं, इलास्टिक इज कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अब इसे समझिए कि आपके पास दो तरह के मटेरियल है, एक डक्टाइल है और एक आपकी ब्रिटल है। तो ये रेंज क्या होगी, डक्टाइल, मतलब जिसको आप वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इससे कम हो गई तो आपकी ब्रिटल हो गई, लेस देन 5% में वो क्या होगी, ब्रिटल होगी। जनरली जो आपकी डक्टाइल मटेरियल से स्टील है, माइल्ड स्टील है या उसकी हाई स्ट्रेंथ स्टील है, जो आपकी डिफॉर्मेशन होती है वो 18% टू 35% ऑफ गेज लेंथ होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा इन द टेंसाइल टेस्ट डायग्राम कि हम इसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं ड्यू टू इंक्रीज टेंसाइल लोड, और हम एक टेस्ट स्पेसिमेन को सेलेक्ट करते हैं विथ प्रॉपर डायमेंशन। यहाँ आपको समझ में आ गया था कि इसकी क्रॉस सेक्शन डी है, लेंथ गेज लेंथ डी है। अब स्ट्रेन को हम लोग मेजर किससे करते हैं, अप टू द इलास्टिक लिमिट, जो अप टू द इलास्टिक लिमिट जो है, अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रेन को मेजर करने के लिए, इट इज एक्सटेंसोमीटर। और इलास्टिक लिमिट के बाद बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आप वर्नियर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल से हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि अप टू द इलास्टिक लिमिट जो है हम एक्सटेंसोमीटर से मेजर करते हैं, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हम लोग स्केल से करते हैं। ये स्टील टेप भी हो सकती है या वर्नियर हो सकती है, ठीक है। और इसमें कुछ एक टर्म्स होते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज elongation and percentage reduction in area, ठीक है। ये दोनों टर्म हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, टू मेजर द डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल,
ठीक है। अब इसके अगर हम लोग एक्सप्रेशंस देखें तो सपोज कर लीजिए कि एट द नेकिंग जो लेंथ आई वो आपकी एल प्राइम आ गई, और जो ओरिजिनल लेंथ थी ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, फ्रैक्चर के या रप्चर के। ओरिजिनल लेंथ थी वो आपकी एल थी, तो जो आपकी परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगी, देन सिंपल सा ये स्टेटमेंट है, परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगी, एल प्राइम माइनस एल अपॉन एल। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में देखें तो गुना 100, तो ये आपकी परसेंटेज इलोंगेशन आ गई। सिमिलरली एरिया को देखें तो एरिया क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि एट द नेकिंग नेक फॉर्मेशन में जो एरिया क्या थी आपकी ए प्राइम थी। अब सपोज ये तो क्लियर स्टेटमेंट है कि जो ए प्राइम है वो लेस देन ए है, क्योंकि वो उसमें नेकिंग फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में जो आपकी वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन ए माइनस ए प्राइम अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं डक्टिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हमने आज टेंसाइल टेस्टिंग देखी फॉर द डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम एट्सेट्रा, और डिफरेंट कीवर्ड्स को हमने अंडरस्टैंड किया जो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड watching my video. Thanks.